हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का एसएसटी का जो डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, उसी को करवाने जा रहा हूँ। देखिए, अब हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे इस समय एसएसटी की बुक्स भी अवेलेबल है और मैं आपको यहाँ पर डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर है मैं उसे आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ, मैं आपको ये 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। पार्ट 1 में अभी और पार्ट 1 में कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेम पेपर का पैटर्न जो है आप देखेंगे ऐसे ही रहने वाला जैसे प्रैक्टिस पेपर है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर जो है देख सकते हैं। डीओ की साइट पर अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 जो है ना, वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख लें कि हम इन 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और अपने साथ आप बुक ओपन करके बैठना। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि आपको स्टडी और अच्छे से कैसे करनी है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फटाफट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि आपको पता लगाना है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का। विश्व का जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं प्रशांत महासागर है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, दूसरा आ जाए, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आसपास की चीजों को अपनी बुक से ढूंढकर थोड़ा पढ़े, उसे स्टडी करें। देखो, ये वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, ऐसे आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिए। देखो, ये जो पैसिफिक ओशन है, हिंदी में प्रशांत महासागर है, कितना बड़ा है। देखो, इधर भी है इधर भी है, तो सबसे बड़ा हुआ ना। ठीक है, और आर्कटिक देखिए कितना है, देख रहे हो आप कितना छोटा है। ऐसे यहां देखिए, ये साउथर्न ओशन है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये देखो। ठीक है, और ये अटलांटिक ओशन है। तो आपको थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। और अगर आपसे ये जो महासागर है ये ना पूछ के आपसे पूछ लिया कि भाई चलो ये बताओ, महाद्वीप बताओ, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया है। और क्योंकि यूरोप और एशिया को इकट्ठा इन्होंने लिख रखा है, यूरेशिया कर रखा है। ठीक है, अगर एग्जाम में ना यूरेशिया का क्या मतलब है, बोलोगे यूरोप और एशिया का टोटल, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो आपको एक और यहाँ पे पिक्चर आपने देखी होगी, सेकंड चैप्टर ना बुक का, ये देखो ऑस्ट्रेलिया देखो कितना छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और एशिया में देखो कितने सारे हैं खाने। तो एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, कंटिनेंट की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप बुक से अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखी है 2, आपको इसे पढ़ना है कि ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, ऐसे आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इन दोनों को पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो ये पहला कह रहा है कि जो वर्ल्ड ओशन डे है ना, वो 2 जून को कह रहा मनाते हैं। नहीं, वो जो है ना 2 जून को नहीं मनाते, 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 जून को। तो ये गलत है। ये कह रहा है ओशन जो है ना वो बहुत यूजफुल होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, तो ये डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका, डी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपको गलत मिलान की पहचान करनी है कि इसमें से गलत क्या लिखा है। ये देखो, ये कह रहा है मैप का टाइप बताओ। पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है, लेकिन ग्लोब कोई मैप नहीं होता। उल्टा ग्लोब और मैप में तो डिफरेंट होता है, हाँ या ना। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो मैप होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। तो थोड़ा सा इसके बारे में ना आप चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करना।
ठीक है, चैप्टर 1 में आपको यहाँ दे रखा है, ये देखो मैप के प्रकार जो 3 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। भौतिक में किसके बारे में बताया जाता है? पहाड़ों के बारे में, महासागरों के बारे में। पॉलिटिकल में राज्यों, राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में बताते हैं। थीमेटिक में किसके बारे में बताते हैं? कोई विशेष प्रकार की सूचना दी जाती है। और मानचित्र के कितने घटक होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। जैसे अगर आप इस प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो इसके आसपास की चीजें पढ़ा करो, स्टडी किया करो। ठीक है, तो ऐसी इंग्लिश में। ठीक है, ये देखो आप, तो कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। और 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के अंदर। 3 चीजें होती हैं, एक डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल। ऐसे एक्स्ट्रा चीज आपको अच्छे से करनी है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, और ये डायरेक्शन वाला एग्जाम में आ जाता है, तो ऐसे लिखा आ जाएगा, ये लाइन बनी आ जाएगी, तो आपसे पूछेगी इस डायरेक्शन का नाम बता, तो साउथ वेस्ट लिख दोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ना आपको बुक से अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि रशिया के जो है ना कितने टाइम जोन होते हैं? तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें भी एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखिए, ये आपको पहले चैप्टर में मिलेगा। रशिया के ना 11 टाइम जोन है, 11। ठीक है, ऐसे ही आप हिंदी में देखेंगे तो रूस में समय क्षेत्र कितने? 11। ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। ये देखो, आप चैप्टर ओपन करेंगे ना फर्स्ट वाले में, तो यूएसए के 6 टाइम जोन है और रशिया के 11 टाइम जोन है। ठीक है, ऐसे यहाँ से जो लिखा है डोंट मिस आउट, तो ऐसे में से क्वेश्चन बनकर भी आ सकते हैं। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और हिंदी में देखना चाहो आप हिंदी में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये लिखा अमेरिका में 6 और रूस में 11 है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको अच्छे से स्टडी करनी है। और जो प्राइम मेरिडियन लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? इंग्लैंड से लिया जाता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इधर जाओगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, इधर जाओगे तो घटता चला जाएगा। और इंडिया जो है, अगर यहाँ से इसको 20 माना गया तो इंडिया 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए टाइम के हिसाब से। जैसे इस समय जितना भी टाइम हो रहा होगा ना, तो इंग्लैंड का अगर आपको टाइम पता लगाना तो 5.5 घंटे काम कर दो। ऐसे क्वेश्चन आगे आएगा कि अगर यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है तो वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कितने आगे या पीछे है। बाकी थोड़ा आपको हिंट दी होगी और उसके हिसाब से आप आराम से पता लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में तो आप बता दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स? इंडिया जो है ना वो किस कंटिनेंट का पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं, वो एशिया का पार्ट है इंडिया। फिर ऐसे हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो ये तो आसानी है कि एशिया में इंडिया जो है पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो एशिया आ जाएगा। इंडिया एशिया में है, भारत। ये कह रहा भारत ने दक्षिण गंगोत्री नमक पहला नामक आएगा, पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहां पर स्थापित किया था? ये कह रहा है वेयर डिड इंडिया स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन एट साउथ गंगोत्री? तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि अंटार्कटिका में किया था। ये मैं आपको फटाफट बुक में दिखा देता हूँ। चैप्टर 2 ओपन करेंगे, ये वाला है ना, तो आप देखो यहाँ पर देखो ध्यान से। ये इसमें देखो, ये लिखा 1983 में भारत ने अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए। तो ऐसे क्वेश्चन इसके आसपास ये भी पढ़ लेना। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें से मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये जो हमारा इंडिया है, अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है,
तो भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिमी अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, देखो मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं बच्चों को अच्छे से नॉलेज दे सकूं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, वो बता सकूं। ठीक है, ये देखिए 1993 में इंडिया ने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन, और उसको इस तरीके से दक्षिण गंगोत्री बोला गया, और इस तरीके से 40 टीम मेंबर थे, और भी इन्होंने बहुत से स्टैब्लिश कर दिए। और आपको मैंने कहा था ये भी याद रख लो कि इंडिया के पास 1300 से ज्यादा आइलैंड है, और उन आइलैंड के ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो इंडिया, अरेबियन सी जो है उसमें लक्षद्वीप आइलैंड है, और बे बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये वाला। ठीक है, और ये सारे। ठीक है, ये याद रखोगे ना अच्छे से। ओके, तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डियर। तो आपको आंसर इसमें मिल गया, मैंने फैक्ट के साथ रीजन के साथ दिखा दिया कि कहाँ से कैसे आंसर होते हैं। अब नेक्स्ट ये कह रहे भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है, तो ये वरुण देवता की स्तुति की गई है। ठीक है, मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा वरुण देवता की पूजा या वर्शिप की गई है। ठीक है, और ये किससे एसोसिएटेड है, स्काई से, वाटर से। तो आपको अच्छे से एक एक चीज करनी है। क्या देखेंगे आप, चैप्टर सेकंड है, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य में क्या लिखा है, शम नो वर्णा अंकित है। इसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति की गई है। ठीक है, वरुण देवता ना जो जल के देवता है, उनकी बात की गई है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है ना सारी जितनी पिक्चर्स हैं और जितना भी डार्क डार्क लिखा है इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है इन सबको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान को आपको भरना है। देखो ये कह रहे शताब्दी किसे कहते हैं, शताब्दी ना 100 साल को कहा जाता है। ठीक है, जो सेंचुरी होती है वो 100 साल की होती है। अगर आपसे पूछेगा डिकेड, तो डिकेड 10 साल को बोला जाता है। ठीक है, सेंचुरी 100 को बोला जाता है और डिकेड 10 को। अभी कह रहा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता। देखो भूकंप जो है पंचांग से थोड़ी पता लगेगा, तो कभी भी आ सकता है भूकंप। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, इसका आंसर क्या, अर्थक्वेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये जो जुआंग जंग है ना, ये कौन सी कंट्री से आया था, तो ये आया था चाइना से। ठीक है, कहाँ से आया था, चाइना से आया था। तो आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जब जो है चाइना से आया, तो यहाँ से बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, जो बौद्धिस्ट का जो ज्ञान है वो सारा लेकर चाइना में गया था। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। आप अपनी बुक में 5 चैप्टर जो है ना, 5 चैप्टर उसे ओपन करो। ठीक है, हिस्ट्री का लेसन आ रहा है ना, तो 5 चैप्टर आप ओपन करोगे तो उसमें लास्ट पेज निकालोगे, ये देखो निकल गया, ये लिखा जॉन जेंग। पूर्व में इसे हेनसांग उच्चारित किया जाता था, और 7वीं में जो है ना ये चीन से भारत में आया था सदी में, और फिर भ्रमण किया, विद्वानों से मिला और बौद्ध ग्रंथों को इसने इकट्ठा किया। 17 वर्ष बाद चीन वापस लौटा था, 17 साल बाद, और वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वे अपने साथ ले गया था। आगे आने वाली शताब्दी में फिर कई चीनी विद्वान यहाँ पर आने लग गए भारत में। ठीक है, ये आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पूरा पढ़ सकते हो, मैंने बता दिया एक ही लैंग्वेज है। ठीक है, समझाना मुझे हिंदी में होता है। ठीक है, मेन चीज समझ में आ गई आपको, कितने साल इंडिया में रहा, 17 साल। ठीक है, उसके बाद चाइना गया, संस्कृत से फिर सारी ट्रांसलेशन चाइनीज लैंग्वेज में कर दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो हलमा है ना, हलमा का जो ट्रेडिशन है, ये इसका क्या पर्पस है। देखो ये ना आपकी सिविक्स की बुक में से था, तो आप जब ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, ठीक है, ये फैमिली एंड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से इस पूरी कम्युनिटी ने जुड़कर
ये देखो आप देख रहे हो HALMA, देख रहे हो आप। तो ये 9 चैप्टर में हलमा है, इसमें पेड़ों को लगाने की बात की गई थी। आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से करी ना कुल मिला के, ऐसे हिंदी में देख लेना बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर कि पेड़ों को लगाने की बात की गई थी, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे हिंदी में भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर भी वृक्षों को लगाने की बात की गई थी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन ये कह रहा है आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और एक ही चैप्टर आ रहा है। देखो मैंने आपको सिलेबस में बताया था ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक आपकी ना मतलब एक और बुक होती है, मतलब एक ही बुक में सारे अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। बड़ी क्लास में ये 4 बुक आपकी अलग बन जाएगी। इकोनॉमिक्स है, मतलब देश में पैसा कैसे आता है कैसे जाता है। तो आर्थिक गतिविधि वो होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कह रहा है वी गेट मनी फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये गलत लिखा है। ये कह रहा है हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं, हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा नहीं कमाते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो समाज की सेवा के लिए होती है। सुन रहे मेरी बात? जैसे आप मंदिर में सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, ठीक है, मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, तो वो गैर आर्थिक क्रिया, तो वो पैसा कमाने के लिए थोड़ी की जाती है। तो ये सही है, ये गलत है। तो कथन 1 ठीक है, कथन 2 गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। फिर आ जाओ 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है रमेश वांट्स दैट साइबर लॉ शुड बी मेड मोर स्ट्रिक्नेंट। ये कह रहा है, रमेश कह रहा है कि जो साइबर लॉ है ना, उन्हें बहुत स्ट्रिक्नेंट करना चाहिए, सख्त बनाना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बताओ रमेश को गवर्नमेंट के किस अंग के पास जाना पड़ेगा, सरकार के किस अंग के पास जाना पड़ेगा, सरकार के किस जो है ना उसे पार्ट के पास जाना पड़ेगा या ऑर्गन के पास जाना पड़ेगा। देखो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है डियर, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है ना, आप आराम से कर लोगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहले मेरी बात हिंदी में सुन लो। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है, ठीक है। अब इंग्लिश में सुन लो, तो इसका आंसर क्या होगा? विधायिका हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसे कानून बनाने के लिए जाना ना, कानून सख्त करना, तो कानून बनाना पड़ेगा ना नया। अब मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो लॉ को बनाता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, लॉ कानून को बनाने का काम करता है, ठीक है। हिंदी में विधायिका। और जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसे हिंदी में कार्यपालिका कहा जाता है, और ये क्या करते हैं? कानून को एनफोर्स करती है, मतलब लागू करती है। क्या करती है? एनफोर्स करती है। और जुडिशरी क्या करती है? वो लॉ की सेफ्टी करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि जो कानून बना है उसका पालन करे, और जो नहीं करता उसको सजा देती है। तो न्यायपालिका सुरक्षा प्रदान करती है। और निर्वाचन जो क्या करता है? ये तो चुनाव वगैरह करवाता है, इलेक्शन कमीशन है ना इंडिया का, वो चुनाव करवाता है। तो ये कह रहा है अब उसको किसके पास जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा लेजिस्लेचर के पास। समझ में आ गया? फिर ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ना, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये याद रखना। और हमारी 3 सेनाएं कौन कौन सी होती है? आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी, ये आपको याद रखना है। और तीनों का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना? इसमें से अलग चीज कौन सी नजर आ रही है? देखो माता पिता चाचा दादा दादी, तो समुदाय अलग है ना, क्योंकि इसमें सभी लोग आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, कम्युनिटी। ओड वन आउट पता लगाना था, मदर एंड फादर, अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट्स, कम्युनिटी, तो कम्युनिटी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो को प्रोवाइड किया, तो जल्दी आपको आगे की वीडियोस जो है मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में सारा के सारे जितने पार्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।